एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम आपके इन्फ्लेशन चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर इससे पहले के चैप्टर्स अभी तक आपने नहीं देखे सो प्लीज प्लेलिस्ट में देख लेना। बहुत सारे जो बच्चे वो सोच रहे होंगे कि ये इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत को तो क्लियर होगा कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बट इस महंगाई के बारे में ही ना हम आज कवर करने वाले हैं। वो एक गाना नहीं था, वो एक गाना भी था ना, इसी पे ही बना हुआ है। क्या था? सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है ना। तो वही महंगाई डायन के बारे में आज हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने ऑब्सेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है सो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको कर लेना, ठीक है, ताकि ये स्टडी मटेरियल आपको वहां से मिल पाए। चलिए बात कर लेते हैं इसी महंगाई के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होता है ना। वर्ड तो ऐसे क्लियर है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बट ये महंगाई है क्या, इसको समझते हैं। सो इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है, मतलब एक ऐसी स्थिति है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के जनरल प्राइस लेवल, मतलब साधारण जो प्राइस है गुड एंड सर्विसेज की, जो भी चीजें हम खरीद रहे हैं उनके प्राइस क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली लंबे समय से बढ़ते 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 जाते हैं। ये क्या है? ये है इन्फ्लेशन। जैसे पहले समोसा 2 रुपए का मिलता था, फिर 5 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 10 का हुआ, आज 20 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है। बट क्या सिर्फ समोसे के भाव बढ़े? नहीं, आप सारी चीजों को देखो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अपने पापा मम्मी से पूछना कि क्या आज जो सामानें मिल रही हैं, जो सर्विस मिल रही है, क्या आपके भी टाइम पे वो उतने की मिलती थी? वो बोलेंगे नहीं, नहीं नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई जो है वो आपको खा रही है ना। सो मेन थिंग है कि इन्फ्लेशन मतलब होता है गुड एंड सर्विसेज का जो प्राइस लेवल है वो लंबे समय से क्या है, बढ़ता 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 जाता है। मतलब परसिस्टेंट राइज है प्राइस में, नॉट वन टाइम इंक्रीज। ये चीज याद रखेंगे। मान लो आज टमाटर का भाव 100 रुपए, कल 200 हो गया, इसको इन्फ्लेशन मत कह देना, है ना, कि एक बार बस पैसा बढ़ गया तो तुम कह रहे हो इन्फ्लेशन है। नहीं, इन्फ्लेशन तब होता है जब कंटिन्यूअसली ये इंक्रीज आ ही रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ हाई प्राइस। इवन इफ द प्राइस आर हाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन्फ्लेशन अनलेस कंटिन्यूअस टू राइज ओवर टाइम। मतलब कंटिन्यूअस राइज होना चाहिए, आपको ये बात दिमाग में डालनी है। एक बार प्राइस बढ़ गया, एक चीज का प्राइस बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। A single rise in price does not amount to inflation. इन्फ्लेशन तभी होगा जब हर चीजों के जनरल प्राइस लेवल पे लंबे समय से कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ मिस से जो यहाँ पे बस्ट हुए हैं कि एक बार किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो क्या इन्फ्लेशन है? नहीं। किसी एक चीज का ही प्राइस बढ़ गया तो क्या वो इन्फ्लेशन है? नहीं। सारे गुड एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ रहा है बहुत लंबे समय से और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसे इन्फ्लेशन कहेंगे। चलिए अब आते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। सीपीआई क्या है? देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये जो महंगाई है ना, ये जो इन्फ्लेशन है, इसको हमें क्या करना है? मेजर करना है कि इन्फ्लेशन हो तो रहा है, महंगाई तो हो रही है, बट महंगाई किसके लिए, किसके पर्सपेक्टिव से हम मेजर करेंगे कि कितनी महंगाई है। तो उसके लिए हमारे पास एक है इंडेक्स जिसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक अभी पढ़ेंगे जो कि होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी कंज्यूमर पे ही रहते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऐसा इंडेक्स नंबर है जो मेजर करता है एवरेज चेंज ओवर टाइम इन प्राइस पेड बाय कंज्यूमर फॉर फिक्स बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखिए हम लोग ना कुछ गुड एंड सर्विसेज जो हैं वो खरीदते हैं। माना जाता है कि हर कंज्यूमर कुछ फिक्स्ड गुड एंड सर्विसेज खरीदता है ताकि वो जिंदगी बिता पाए। जैसे आपकी एजुकेशन होगी उसमें पैसा खर्च होगा ही होगा, कपड़े हो गए खर्च होगा ही होगा, ग्रोसरी हो गई उसमें पैसा खर्च होगा ही होगा। अगर ये जो फिक्स बास्केट है ना गुड एंड सर्विसेज की, उसमें अगर लंबे समय से, ठीक है, लंबे समय से कंटिन्यूअसली प्राइस इंक्रीज होता ही होता जा रहा है तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। और ये बास्केट एज ये बिलोंग करती है कंज्यूमर से, क्योंकि हम एज अ कंज्यूमर कुछ फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते ही हैं, और जब उनमें प्राइस बढ़ता जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
ठीक है। प्राइस को रिटेल लेवल पे मेजर करते हैं, मतलब वो प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है। सीपीआई रिफ्लेक्ट द एक्चुअल बर्डन ऑफ प्राइस चेंज ऑन कंज्यूमर। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो ये बताता है एक्चुअल कंज्यूमर पे कितना बर्डन आ रहा है प्राइस बढ़ने पे उन तमाम गुड एंड सर्विसेज के जो वो खरीदता है। इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब हमें ना जीने के लिए ये चीजें बहुत जरूरत है ना, खाना हो गया, आपका कपड़ा हो गया, एजुकेशन हो गई, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, ये हमें चाहिए ताकि हम जिंदा रह पाए। और इसके लिए हम हर साल खर्चे करते ही करते हैं, फिक्स्ड है, होगा ही होगा ये खर्चा हमारा। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर ये प्राइस बढ़ जाए इस बास्केट के, तो क्या होगा, हमारा जीने का खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और सिंस कंज्यूमर लेवल पे देखा जा रहा है तो रिटेल प्राइस, ठीक है। सीपीआई इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन्फ्लेशन का। मान लो इससे पहले जब कंज्यूमर अपनी जरूरत की सामान लेता था बास्केट में, तो उसको वो बास्केट 1000 की पड़ती थी। अब वही बास्केट हमको कितने की पड़ने लग गई, वही बास्केट अब हमको 1100 की पड़ने लग गई। इसका मतलब 100 से क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। 2005 में हमें ये मान लो 2005 का देते हैं, 1000 की पड़ रही थी, 2006 में ये हमारी 1100 की होगी, 2007 में मान लो ये 1200 की होगी, और आज देखा जाए 1200 लेना ये, ठीक है, आज देखा जाए तो 2026 में ये आपकी 3000 पे पहुंच गई। इसका मतलब कंटिन्यूसली हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए जो भी चीजों में खर्चा करना पड़ रहा था, उस बास्केट का रेट बढ़ता गया कि नहीं बढ़ता गया। और कंज्यूमर का ये खर्चा है जो बढ़ता गया, है ना, कंज्यूमर का ये जो प्राइस है गुड एंड सर्विसेज का जो वो पे कर रहा था वो बढ़ता गया, इसीलिए इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। ये मैंने डिटेल में इसीलिए समझाया ताकि आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। बाकी चीज याद रखना कि जो सीपीआई है वो अलग अलग ग्रुप ऑफ लोगों के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हो सकता है जो शहर के लोग हो वो अलग गुड एंड सर्विसेज लेते हो, है ना, बेसिक तो एक जैसी लेंगे, लेकिन जो अमीर बंदा है वो कुछ ऐसी भी चीजों में हर साल खर्चा करता है जो वो वही करेगा, है ना, गरीब लोग नहीं करने वाले। तो अर्बन एरिया, रूरल एरिया, इन सबकी ये बास्केट अलग हो सकती है। बास्केट अगर देखनी है तो ये देखो, इस तरीके से तुम जैसे जो भी सामान ले रहे हो वो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हो। पहले इतनी लेते थे, बास्केट सेम लेते थे, सेम गुड एंड सर्विसेज लेते थे, लेकिन पहले 1000 देना पड़ता था, आज को वही मान लो 2000 पे पहुंच गया। जैसे आपके घर वाले भी बोलते हैं कि पहले तो पढ़ाई लिखाई और तुम लोग का घर या पूरा घर चल जाता था इतने रुपए में, आज तो पूरा घर इतने में नहीं चलता। ये सीपीआई की बात हो रही है वहां पे। तो इसमें इस बास्केट में क्या क्या आता है, इसमें तुम्हारा फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और भी जो छोटे मोटे खर्चे हैं जो हर फैमिली करती है जीने के लिए, वो सब आ जाते हैं। और इन सब का अगर प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, और कंज्यूमर का लिविंग महंगा हो जाए, तो आप समझ जाना ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो शो करता है एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट होलसेल लेवल। वो रिटेल लेवल पे बात कर रहा था, मतलब कंज्यूमर को जो पैसा देना पड़ रहा था पहले एक बास्केट को खरीदने में, आज उसको और ज्यादा देना पड़ रहा, मतलब महंगा होता जा रहा है उसके लिए वो बास्केट खरीदना, अफोर्ड करना। होलसेल रिटेल लेवल की बात नहीं करता, ये बात करता है होलसेल लेवल की। मतलब जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान ला रहा था, मान लो पहले मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, जो कंपनी हो गई, यहां से होलसेल जब सामान लाता था तो वो लाता था 1000 रुपए में। अब वो सेम सामान अब वो अगर फैक्ट्री से उठा रहा है सेम होलसेलर, तो वो अब उसको पड़ने लग गया है 2200 का। मान लो ये 2023 में इतना देता था, अब ये सेम चीज के लिए अब 2026 में उसको 2200 देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब होलसेल लेवल पे प्राइस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, मतलब इन्फ्लेशन आता गया कि नहीं आता गया। और इसे ही बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये मेजर करता है कि गुड एंड सर्विसेज में कितना प्राइस में कितना चेंज हुआ है बल्क में। और सिंपल है यार, अगर होलसेल का प्राइस बढ़ता जाएगा, मतलब अगर होलसेलर को सेम सामान आने वाले सालों में महंगी मिलेगी, तो वो आपको एज अ कस्टमर भी महंगा ही चिपकाएगा, है ना, और अल्टीमेटली आपको भी वो महंगा ही मिलने वाला है। तो ये होलसेल प्राइस को रिकॉर्ड करता है। ये शो करता है कि जनरल प्राइस लेवल, मतलब यहाँ पे सारे गुड एंड सर्विसेज आ जाएंगे जो कंट्री में फैक्ट्री से होलसेलर ला रहे हैं, उनका प्राइस क्या बढ़ रहा है। और इसका डेटा याद रखेंगे आप कि हर हफ्ते प्रिपेयर होता है, ताकि सरकार को भी पता चल पाए कि जो कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो होलसेलर फैक्ट्री से उठा रहे हैं, उनके दामों में कितनी बढ़ोतरी हर दिन होती हुई नजर आ रही है। इससे उनको आइडिया मिल जाता है कि कंट्री में, इकोनॉमी में महंगाई आ रही है।
क्योंकि अगर होलसेल लेवल पे महंगाई आएगी तो रिटेलर भी महंगा ही देंगे। अब आते हैं फूड बास्केट पे। जो अभी तक हम फूड बास्केट बात कर रहे थे, ये फूड बास्केट होती क्या है? फूड बास्केट बेसिकली फिक्स लिस्ट है उस फूड आइटम का जो आप कंज्यूम करते हो डेली बेसिस पे। जैसे दाल हो गई, ठीक है, पल्सेस हो गए, वेजिटेबल हो गया, राइस हो गया, मिल्क हो गया, ये कुछ तमाम चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में खरीदते ही खरीदते हो, ठीक है। इसी बास्केट को, इसी पूरी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? फूड बास्केट। ये एवरेज प्राइस ऑफ दीज आइटम इज टेकन टू मेजर द फूड इन्फ्लेशन। अगर मुझे देखना है कि फूड बास्केट मेरी कितनी महंगी हो गई, मतलब इन्फ्लेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे देखना होगा कि इन सब चीजों का दाम बढ़ा है कि नहीं। सिर्फ मिल्क का नहीं देखेंगे, सिर्फ एग का नहीं देखेंगे, सारा ऑल ओवर देखेंगे कितने की अब मेरे को फूड बास्केट मिल रही है। मान लो 2022 में मैं जब ये पूरी बास्केट खरीदती थी, अपने जरूरतमंद की चीज़ों खरीदती थी, तो मेरी पूरी ग्रॉसरी, मेरे जिंदगी की मतलब जिंदगी या बोले डेली जिंदगी बिताने के लिए जो पूरी ग्रॉसरी थी वो मुझे 2000 रुपये में आ जाती थी, ठीक है। फिर 2023 में सेम बास्केट मेरे को 3000 में मिलने लग गई, मतलब महंगाई हो गई, सारी चीज़ों का दाम बढ़ गया। 2024 में सेम बास्केट मुझे 4000 की मिलने लग गई, और मान लो 2026 में अब सेम बास्केट मुझे 6000 की मिल रही है। तो आप देख रहे हो, ये बता रहा है आपको क्या, कि महंगाई आ गई है ना। इन्फ्लेशन धीरे 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 सेम बास्केट, सेम क्वांटिटी, सेम चीजों के दाम क्या हो गए? बढ़ गए, ठीक है। तो याद रखना कि कॉन्टिन्यूस राइज अगर हो रहा है आपकी फूड बास्केट के आइटम्स में, तो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, ठीक है। और इसको हम फार्मर बास्केट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमें समझना है इन्फ्लेशन के टाइप। बहुत इजी है। इन्फ्लेशन के टाइप्स देखो, महंगाई ना अलग अलग तरीके की होती है। कुछ महंगाई आप देखते होगे कि बड़ी धीरे धीरे आती है ना, चीजों के दाम बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। 1 रुपया आज बढ़ा, फिर हम देख रहे हैं कि अगले साल कहीं 2 रुपये उसका बढ़ गया। तो ये वाली जो महंगाई है ना, कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ता है, उससे बोलते हैं हम क्रीपिंग, मतलब रेंग रहा है प्राइस। इतनी तेजी से नहीं प्राइस बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे जब प्राइस बढ़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको जैसे स्नेल नहीं होता, धीरे धीरे चलता है, क्रीप करता रहता है, वैसे ही ये महंगाई बढ़ती है। मतलब एनुअल रेट जो इन्फ्लेशन का है, साल में जो महंगाई बढ़ रही है वो 2 रुपए से, 2% से। मान लो आज को ये 100 रुपए का है, 2026 में कोई सामान हमें 100 रुपए की मिल रही है, अगले साल सेम चीज हमें 102 की पड़ेगी, अगले साल फिर उसमें 2% और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे ये क्या हो रही है, 102, फिर मान लो 104, हर साल 2-2 रुपए से प्राइस बढ़ रहा है। ये कौन सी महंगाई? ये है क्रीपिंग महंगाई, क्रीपिंग वाली महंगाई। मतलब एकदम से तेजी से नहीं बढ़ा, धीरे धीरे रेंग रेंग के प्राइस बढ़ रहा है। लोगों को ऐसे ही महंगाई में होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि महंगाई आ रही है, बट महंगाई होती है। दूसरी है वॉकिंग और ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग क्या है? वॉकिंग इन्फ्लेशन ऐसा है जो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। अभी भी ये भी अभी धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन क्रीपिंग के कंपैरेटिव ज्यादा तेजी से चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो क्रीपिंग ऐसे ऐसे चल रहा था, रेंग रेंग के, ये थोड़ा उससे तेज चलेगी महंगाई ये वाली, इसे बोलते हैं वॉकिंग। यहाँ पे प्राइस मॉडरेट रेट से बढ़ते हैं, ठीक है। हर साल मॉडरेट परसेंटेज से प्राइस बढ़ेगा, पर सिंगल डिजिट से, मतलब 10% को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब मान लो आज किसी चीज का प्राइस 100 है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे अगले साल उसका प्राइस 106 हो जाए, उसके बाद उसका प्राइस मान लो 110 हो जाए, ऐसे ऐसे बढ़ेगा। उसमें क्या था? उसमें ऐसा था 100 से 103 ही पहुंचे, फिर 104 ही पहुंचे, ऐसे चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे, पता ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे थोड़ा पता लगना शुरू हो जाता है, एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है गवर्नमेंट को यहाँ से। इसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो है रनिंग इन्फ्लेशन। मतलब अब जो महंगाई, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स के हर साल, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 10 से 20% से क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कोई चीज जो आज 100 की है, कल को वो 110 की हो जाएगी, फिर हो सकता है 120 की हो जाए, फिर हो सकता है 150 की हो जाए। मतलब बहुत तेजी से समझ में आता है कि महंगाई बढ़ रही है। प्राइस बहुत जल्दी जल्दी और फ्रीक्वेंटली बदलते हैं, ठीक है। इससे पुअर और मिडिल क्लास पे बहुत असर आता है, क्योंकि पुअर और मिडिल क्लास की सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है कि हमारी सैलरी हर हफ्ते बढ़ा रहे हो, नहीं। हमारी सैलरी हो सकता है 2-3 साल बाद बढ़े, लेकिन ये महंगाई हर 6 महीने, हर 4 महीने, या हर मान लो 1 साल पे बढ़ती ही जा रही हो बहुत तेजी से। तो मिडिल वालों को बहुत झटका लगता है इस तरीके के इन्फ्लेशन से, जब बहुत तेजी से दाम बढ़ने लगते हैं। और आप लोग देखते होंगे ये जो रिफाइंड ऑयल हो गया, इन सब में ऐसे ही हो रहा है, बहुत तेजी से जो है वो रेट बढ़ता जा रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन, ये सबका मतलब कह सकते हो बाप है। यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज होगा, अनकंट्रोलेबल, मतलब आप रोक ही नहीं सकते इस महंगाई को, सरकार के भी कंट्रोल से बाहर चली जाती है ये वाली महंगाई। ठीक है, यहाँ पे 20% को भी एक्सीड करेगी, हो सकता है 100% से ही रेट बढ़े। मान लो अभी 100 की सामान है, कल को 200 की हो जाएगी, फिर 400 की हो जाएगी, फिर हो सकता है 1000 की मिलने लगेगी। मतलब अब सरकार के भी कंट्रोल से बाहर चली जाती है बात, और इसकी वजह से पूरा मनी का सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। और ये देखा गया है, जर्मनी में 1923 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यही सिचुएशन आई, चाइना में 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही सिचुएशन आई कि पैसों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि पैसों की अहमियत इसलिए नहीं रह गई क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। सेम चीज, मान लो ये पेन आज के डेट में ये 100 का मिल रहा है, इस तरीके की सिचुएशन में हो सकता है ये 1 लाख तक पहुंच जाए। ये क्या है? ये हाइपर इन्फ्लेशन है, मतलब आप रोक ही नहीं पा रहे एज अ गवर्नमेंट, पूरा मॉनेटरी सिस्टम ही दहल गया। क्यों? क्योंकि लोग ट्रक ले लेके जाके पैसा देंगे तब भी उनको सामान इतनी सी मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, कोई एग्जाम में आ जाए गैलोपिंग क्या है तो आप कंफ्यूज मत होना, ये कौन से इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, बहुत ईजी है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब होता है जब चीजों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए सप्लाई के मुकाबले कि प्राइस उस वजह से बढ़ने लगे। मान लो ये पेन सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 10 हैं और डिमांड करने वाले लोग 1 लाख हैं, तो आप खुद सोचो मैं इस पेन को मन चाही कीमत पे बेचूंगी कि नहीं बेचूंगी? बेचूंगी भाई, मैं जितना ज्यादा प्राइस ले पाऊं ले लूंगी। क्यों? क्योंकि इतने लोग लड़ रहे हैं, कोई तो इसका हो सकता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख भी दे दे, तो उस वजह से प्राइस जब बढ़ने लगे। मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइस बढ़ता है क्योंकि गुड एंड सर्विसेज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है और इसी वजह से प्राइस क्या है? बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन को आप याद रखेंगे। अब आता है कि कॉजेस क्या है, ऐसा क्यों है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो गई है? बहुत सारे रीजन है। पहला, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, हो सकता है बैंक बहुत ज्यादा लोन बांट रही है। ठीक है, जिस वजह से क्या है, लोगों के पास पैसे की भरमार है, जब पैसा ज्यादा होगा सप्लाई कम होगी तो वैसे प्राइस बढ़ेगा। दूसरा, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? एक्सपेंस करने के बाद, जैसे जो इनकम है हमने जितना खर्चा कर दिया उसके बाद जो हमारी इनकम बची, जो हमारे पास है खर्च करने के लिए, ठीक है, पैसा कमाया, सारे खर्चे निकाल दिए, सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, सब हो गया, अब पैसा कुछ बचा ना, उस पैसे को हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। मान लो वो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, कैसे बढ़ेगी? मान लो टैक्स देने के बाद पैसा जो बच रहा था, अब सरकार ने क्या किया? टैक्स कम कर दिया। पहले हम 10% टैक्स देते थे, सरकार अब 2% ले रही, तो वो 8% वाला पैसा मेरे पास बचने लगेगा कि नहीं बचने लगेगा? जब बचने लगेगा तो मेरी परचेजिंग पावर बचेगी। अब मैं उस 8% से क्या करूंगी? और ज्यादा चीजों की डिमांड करने लगूंगी। जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा। मान लो मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मेरा बोनस मिल गया मुझे, तो इसके वजह से क्या होगा? हमारे पास और पैसा आएगा, जब और पैसा आएगा और डिमांड करेंगे, और सप्लाई जब उतनी नहीं होगी तो प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट इज आबादी बढ़ रही है, लोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड क्या है? बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, और इसकी वजह से क्या होगा? प्रेशर आएगा प्राइस पे, चीजों पे, और प्राइस राइज होंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ गई है। जब फॉरेन डिमांड हमारे डोमेस्टिक गुड्स के लिए बढ़ते हैं, मतलब बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि हमें आप अपना सामान दे दो। जैसे मान लो किसान ने वीट ग्रो किया, इंडिया में वो वीट कंज्यूम होता, लेकिन उसी वीट की डिमांड कहाँ से आने लगी? फॉरेन कंट्री से, और ज्यादा मांगने लगे कि अरे हमें गेहूं दे दो, हमें चाहिए हमें चाहिए। किसानों ने क्या किया? वहां ज्यादा से ज्यादा भिजवा दिया। अब इंडिया में क्या हुआ? कम बचा। जब चीजें कम बची, सप्लाई कम हो गई, डिमांड करने वाले बहुत लोग हैं, फिर क्या होगा? फिर प्राइस बढ़ेगा, है ना? फिर प्राइस बढ़ेगा, और ये भी एक रीजन है आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। फिर है हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट मिलके खूब पैसा लगा रहे हैं। जब खूब ज्यादा पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज खोलेंगे, तो उस केस में क्या होगा? कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, मतलब मशीन्स की, इन सब चीज़ों की। रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि इनको सामान बनानी है। लेबर की डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? टोटल डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है।
और इन्फ्लेशन आएगा, मतलब ये लोग सामान की डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगे, लेकिन सप्लाई तो कम है ना, तो दाम बढ़ेंगे फिर चीज़ों के कि आप अच्छा खासा पैसा दो, हम आपको रॉ मटेरियल दे देंगे, वो वाली सिचुएशन आएगी। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब एक ऐसी महंगाई जो डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने की वजह से नहीं आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई। मतलब हमें किसी चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप खुद सोचो, अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो लागत के दाम बढ़ गए तो प्रोड्यूसर को चीज बनाने के लिए भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। जब वो ज्यादा पैसा देगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो वो आपसे ज्यादा पैसे नहीं वसूलेगा, वो अपनी चीजों के रेट बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, और उसकी वजह से भी क्या है, महंगाई है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड की वजह से नहीं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने से। लेबर ने वेजेस बढ़ा दी, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। मान लो कल को एक फैक्ट्री 100 रुपए की चीज बनाती थी और 110 में बेच देती, तो उसको 10 का प्रॉफिट हो रहा था। अब वही चीज उसको बनाने पे, सिंस सबके दाम बढ़ गए, रॉ मटेरियल, लेबर, सबकी चीजें बढ़ गई, अब वही चीज उसको बनाने के लिए 108 रुपए पड़ रहे हैं, तो क्या आज भी 110 का देगा, 2 रुपए प्रॉफिट कमाएगा? पागल नहीं है। वो क्या करेगा, वो कहेगा हम आप कस्टमर से 120 रुपए लेंगे ताकि मैं अपना प्रॉफिट तो बना पाऊं। तो सिंस उसको ज्यादा पैसा कॉस्ट देना पड़ रहा है तो वो आपसे भी ज्यादा वसूलेगा, और इस वजह से क्या है, चीजों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो याद रखना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से होता है। कॉजेज क्या है, राइज इन वेजेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, जो आपके साथ लेबर काम कर रहे होते हैं वो अपनी दिहाड़ी बढ़ा देते हैं, जिनको आप देते हो पैसे, जिसकी वजह से आपको सेम गुड्स बनाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और फिर आप क्या करते हो, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ा देते हो ताकि कस्टमर से वो कॉस्ट कवर कर ले जाओ। इंक्रीज इन बेसिक रॉ मटेरियल, स्टील, कोल, ऑयल, केमिकल, जो भी तुम यूज़ कर रहे हो, अगर उनके प्राइस बढ़ जाएं तो ऑटोमेटिकली आप अपने गुड्स के भी दाम बढ़ाओगे, है ना, आप सामान को महंगी रेट पे बेचोगे क्योंकि आप बना ही उसको महंगे रेट पे रहे हो। फिर अगर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाए गवर्नमेंट को, तो भी क्या करोगे, कस्टमर से वो वसूलोगे, ज़्यादा प्राइस दोगे उसको। मान लो ऑयल प्राइस हाइक हो जाए या ग्लोबल इन्फ्लेशन हो जाए, ऑयल प्राइस की वजह से क्या होता है, जब तेलों के दाम बढ़ते, जैसे अभी हो भी गया कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए, जिससे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई। अब खुद सोचो, कोई प्रोड्यूसर सामान मंगा रहा है और वो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे रहा है, जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो वो आपसे आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा कि नहीं चार्ज करेगा सेम गुड्स का? भाई उस पे तो लोड बढ़ गया ना, उसको तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कल 100 दे रहा था, अब उसको 200 देने पड़ रही है, तो कस्टमर को तो वो वसूलेगा ही वसूलेगा उस प्राइस को, तो उसके लिए अपने गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ा देगा, और इस वजह से भी महंगाई हो रही है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, फ्रीक्वेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे राइस, तेल, ये सब, इन सब के दाम सरकार बढ़ा दे कि आप एसेंशियल गुड्स को अब आप इतने पे नहीं, आप ज़्यादा रेट पे बेचोगे, तो भी क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, चीज़ों का प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या है, दाम बढ़ेंगे। तो ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब आता है जब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज ये जो इन्फ्लेशन है ना, इसका क्या सब पे असर एक ही आता है, मतलब गरीब और अमीर जब महंगाई होती है तो क्या सेम इफेक्ट आता है दोनों पे? नहीं आता है। जो पुअर लोग हैं ना, मतलब जो फिक्स इनकम वाले हैं, सैलरी क्लास, वो ज़्यादा उन पे इफेक्ट आता है, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इनकी इनकम को इफेक्ट करेगा। मतलब खुद सोचो, जब इन्फ्लेशन आया, महंगाई आई, मेरी सैलरी तो मान लो फिक्स्ड है ना कि मुझे इतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन महंगाई की वजह से चीज़ों के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। तो इस वजह से क्या होगा, हमें अब जहां मान लो कि 30,000 में हमारा घर पहले 20,000 के खर्चे में चल रहा था, अब चीज़ों के दाम बढ़ गए, अब वो खर्चा हमको कहीं ना कहीं 30 का ही करना पड़ेगा, तो मुझे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, मेरी तो सेविंग ही जीरो हो जाएगी। तो ये होता है फिक्स इनकम ग्रुप पे असर, कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है क्योंकि मनी फॉल करने लग जाता है। आप सेम चीज को आप ज्यादा पैसे देके ले पाओगे, ठीक है। और इवन हमें इस तरीके के केस में देखना है कि सैलरीड वालों पे बहुत असर आएगा। अगर हम बिजनेस वालों की बात करें तो बिजनेस जो लोग कर रहे होते हैं,
क्या वो भी महंगाई से सेम तरीके से मात खाते हैं? नहीं खाते। उनके लिए महंगाई कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज निकल के आ जाती है। कैसे? उनको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एज उनकी इनकम क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो कोई फिक्स सैलरी तो कमा रहे हैं, जब ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे है ना, कम, ऐसे इनका फ्लैक्चुएट होता है ना, बिजनेस इनकम तो अनसर्टेन है। कैसे फायदा होगा इनको देखना। प्राइस ऑफ गुड में राइज फास्टर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो एक प्रोड्यूसर चीजों को बनाने के लिए 100 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर कर रहा है, ठीक है, उसी सेम चीज का मार्केट में दाम जब वो बना रहा था तब 120 था। मान लो महंगाई आ गई, ठीक है, महंगाई आ गई, अभी भी वो 100 का ही बना रहा है, लेकिन अब चीजों के दाम बढ़ने लग गए ना मार्केट में, अब वही चीज मार्केट में 150 की बिक रही है, तो कॉस्ट उसकी 100 ही है, तब वो 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था। महंगाई की वजह से अब वो 50 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए तो फायदा हो गया ना कि महंगाई हो गया, अब उसका सामान ज्यादा रेट पे निकलेगा मार्केट में, वो तो पैसा कमाएगा, प्रॉफिट कमा लेगा। दूसरा, उसके स्टॉक की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब हो सकता है कि पहले से अगर उसने स्टॉक खरीद के रखा होगा, मान लो ये पेन का स्टॉक खरीद के रखा था उसने, ठीक है, और ये उसको पड़ रहा था मान लो 100 रुपए पर केजी, और अब मार्केट में ये स्टॉक जो है वो 200 रुपए पर केजी का हो गया, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू जो उसके स्टॉक में रखी है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हम 200 रुपए पर केजी कैलकुलेट करेंगे ना आज के हिसाब से, तो वो भी उसकी बढ़ गई। इवन जो लोन उसको रिपे करना होता है वो भी अब परचेजिंग पावर लो हो गई और तब करना है, मतलब अब वो 1 लाख रुपए जो उसने लिया था, ठीक है, अब वो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज के टाइम पे 1 लाख रही नहीं गई है, अब वो 1 लाख मान लो गिर गई वैल्यू, मतलब वो 50,000 के बराबर हो गए। कैसे? जितने तुम गुड्स पहले खरीदते थे 50,000 के, आज 1 लाख में वही गुड्स उतने के ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 लाख की वैल्यू गिरी कि नहीं गिरी? जब गिर गई तो क्या फायदा रह गया, लेकिन इसको तो वही पैसा वापस करना है जो 1 लाख था, ठीक है, बट वैल्यू आज के टाइम पे उसकी 50,000 पे है। तो ये सारे फायदे जो हैं वो बिजनेस वालों को मिलते हैं, और इस वजह से ये इन्फ्लेशन से इफेक्ट नहीं होते उतना, और इनको कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता है। सो ये था आपका चैप्टर जो इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा था। इसमें सारे टाइप्स इंपॉर्टेंट है, टाइप से ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो प्लीज इन सारे टाइप्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।